गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन इंटरमीडिएट लेवल टैक्सेशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त सी अमित कुमार। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हेड्स ऑफ इनकम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंटायर टैक्सेशन सिलेबस एंड आपका जो 60 to 70% सिलेबस है वो इन्हीं 5 हेड्स ऑफ इनकम से ही कवर किया जाता है। इन रियल लाइफ ऑल्सो अगर आपको इन हेड्स ऑफ इनकम की प्रोविजंस की अच्छी नॉलेज है तो आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे, एक अच्छी कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हैं। आप सोसाइटी में दरअसल देखिए, हम सीएस और जो भी हम प्रोफेशनल्स हैं, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम टैक्सेशन लॉज को बहुत अच्छे से जानते हैं, खासकर सीएस से। जो बच्चे सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खासकर, इनफैक्ट जब उन्होंने सीपीटी में या फिर सीए फाउंडेशन में जैसे ही एंट्रेंस किया था उसके बाद से ही आपको टैक्सेशन के क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछे जाने लग गए हों। उनको ये नहीं पता होता कि सीए फाइनल करने के बाद हमें पूरा नॉलेज होता है, लेकिन हमें सीपीटी में ही जब तक हमारा सब्जेक्ट हमने देखा भी नहीं होता उस टाइम से ही हमें छोटे मोटे क्वेश्चन हमसे पूछने शुरू हो जाते हैं। ऑल्दो हमें उनका आंसर नहीं पता होता और हम आंसर नहीं कर पाते, फिर वो जज करते हैं हमें कि अरे इसको ये नहीं पता, सीए कर रहा है ये नहीं पता, अरे फाउंडेशन में है भाई। तो बच्चे, ये अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको इनकम टैक्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो, क्योंकि एक सीए का बच्चे एक मेन जो रोल है उसकी प्रैक्टिस का हो, उसकी जॉब का पार्ट हो, उसकी सोशल लाइफ का पार्ट हो। टैक्सेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको टैक्सेशन का अच्छा नॉलेज नहीं है देन यू कांट बी ए गुड सीए। सो हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। बच्चे, हेड्स ऑफ इनकम, चाहे आप सीए हो, सीएस कर रहे हैं या फिर सीडब्ल्यूए या सीएमए जो भी आप कर रहे हैं, या आप यूनिवर्सिटी के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम सभी के सिलेबस में एज इट इज होता है। थोड़ा लेवल का डिफरेंस आ जाता है कि सीए के बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये सीएस के लिए कंपैरेटिवली लगभग इक्वल रहता है, सीएमए के लिए थोड़ा सा इजी लेवल होता है। सीएमए के एग्जाम सीए से हल्के से इजी होते हैं। हम उन बातों भी नहीं जाते, हम अपना एक ही लेवल से तैयारी करेंगे, हम एक ही लेवल से प्रिपरेशन करेंगे, चाहे पेपर इजी आए टफ आए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने शुरू की क्लासेस में डिस्कस किया था कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, विच आर these आर इनकम अंडर द हेड सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। सैलरी क्या था, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा बच्चे, उसके बाद हम सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे आज पूरी डिटेल में, और आगे की 2-3 क्लासेस में हम सैलरी के ऊपर ही बातें करेंगे। सैलरी क्या था बच्चे, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अब जॉब कैसे कर रहे हैं, क्या आप पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, आप एक जगह जॉब कर रहे हैं, एक से ज़्यादा जगह जॉब कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का क्या इफेक्ट होता है, मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखिए, सैलरी के अगर हेड में आप इनकम को टैक्सेबल करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है। अगर हमें सैलरी पेमेंट करने वाला पर्सन अगर एम्प्लॉयर है हमारा, then it will be chargeable, then this income will be chargeable under the head income from salary। लेकिन अगर इनकम जो हमें पेमेंट कर रहा है अमाउंट की, अगर वो हमारा एम्प्लॉयर नहीं है तो बच्चों वो इनकम हमारी सैलरी में टैक्सेबल नहीं हो सकती। मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी दूंगा, बाद में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। जैसे पार्टनरशिप फर्म होती है बच्चे, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, आपको पता होगा कि पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, कुछ उस पर डिडक्शन भी होती है, 40B का कुछ सेक्शन भी होता होगा शायद, ठीक है, आगे की बातें चलो छोड़ो। अब पार्टनर्स क्या एम्प्लॉय होते हैं, वो खुद मतलब अपने आप में मालिक होते हैं, उनको सैलरी मिलती है, तो क्या पार्टनरशिप फर्म से उनका कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है? नहीं। तो बच्चे, पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से जो सैलरी मिलती है वो बिजनेस इनकम मानी जाती है, वो सैलरी इनकम नहीं मानी जाती। आप अपने बॉस के पास काम कर रहे हैं, आप स्पोर्ट चार्टर्ड हैं, आज की डेट में आप सीए क्वालिफाई कर चुके हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो कंपनी क्या आपकी एम्प्लॉयर है? डेफिनेटली यस। तो उस कंपनी से जो भी आपको पेमेंट मिलेगी वो आपकी इनकम विल बी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। सपोज आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं। देखिए, डायरेक्टर 2 तरह के होते हैं, आपने ऑल्दो हो सकता है कंपनी लॉ में इन चीज़ों को पढ़ा हो, फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूँ। डायरेक्टर 2 तरह के होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब जो कंपनी के लिए नौकरी करते हैं। ऐसा कैसे होता है, क्या डायरेक्ट नौकरी करते हैं कंपनी के लिए? यस सर, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं बच्चे, वो कंपनी के लिए जॉब करते हैं। जैसे
जैसे बच्चे मैनेजिंग डायरेक्टर, ये कंपनी के लिए क्या करता है, जॉब करता है ना, फुल टाइम उसको कंपनी को देता है। कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं। मैं आपको एक बेसिक सी बात बताऊं, जो ये डायरेक्टर्स होते हैं ना, ये बहुत सारी कंपनीज में काम करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ। नॉन एग्जीक्यूटिव का क्या फंडा होता है कि इनको वाइड नॉलेज होती है किसी एरिया की। सपोज इनको बिजनेस की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत सारी कंपनीज इनको अपॉइंट करती है। डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, मीटिंग में डिस्कशन करते हैं, ये बताते हैं कि कंपनी को कैसे काम करना चाहिए, किस फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, ये कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, गुड्स कहाँ से परचेज करनी चाहिए, कौन सा बिजनेस कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, कौन सा सेगमेंट प्रॉफिटेबल हो सकता है, कंपनी की प्रेजेंट जो सिचुएशंस है उनके अकॉर्डिंग कंपनी को कोई बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिनेंशियल्स चार्टर्स भी बनते हैं। आईआईएम जो एमबीएस होते हैं, जो बी स्कूल से, बड़े बी स्कूल से पास आउट होते हैं, वो बंदे डायरेक्टर्स होते हैं। देखिए, डायरेक्टर के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि सीए होना जरूरी है, कुछ है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डायरेक्टर के पास एक अच्छी नॉलेज होती है किसी ना किसी फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो, फिनेंस हो, बैंकिंग हो, किसी भी फील्ड में हो, जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होती है। तो ऐसे बंदों को कंपनी अपॉइंट करती है। तो बच्चे, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं ना, वो होते हैं कंपनी के नौकर, एम्प्लॉई। वो कंपनी के लिए फुल टाइम देते हैं। जैसे मैंने बताया, मैनेजिंग डायरेक्टर वो कंपनी को फुल टाइम देगा अपना, तो वो ज्यादा कंपनीज में नहीं होता। एक मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत सारी कंपनीज में एमडी नहीं हो सकता। होल टाइम डायरेक्टर बहुत सारी कंपनीज में होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो ये होते हैं बच्चे एग्जीक्यूटिव, मतलब कंपनी के एम्प्लॉय। तो इनको जो सैलरी मिलती है वो इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होती है। लेकिन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, वेदर इट इज एडिशनल डायरेक्टर और मतलब वट एवर द नेम वी कॉल्ड इट, कि ये एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है। लॉ में ये नहीं लिखा गया कि ये ऑर्डिनरी डायरेक्टर है, लेकिन मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए बोल सकता हूँ कि जो ऑर्डिनरी डायरेक्टर आपके होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब नॉन एग्जीक्यूटिव का कंपनी से कोई रिलेशन नहीं होता एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, इसीलिए जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को जो सैलरी मिलती है वो आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल नहीं होती। किस हेड में टैक्सेबल होगी वो बच्चे हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी सारी चीज डिस्कस नहीं कर रहे। उसके बाद आपके बच्चे इसी तरह से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास इंडिया में कोई एग्रीकल्चर लैंड है, देन इट विल बी जो एग्रीकल्चर सॉरी हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी बच्चे एग्रीकल्चर लैंड कहाँ से दिमाग में आ गया मेरे। अगर आपके पास इंडिया में कोई हाउस प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग है, लैंड है, आपने उसको किराए पे दिया है और वो आपकी किराए से इनकम है, रेंट से अगर कोई इनकम है, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कुछ इसके बारे में भी है कि डिडक्शंस मिलती है, इंटरेस्ट की डिडक्शंस मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, एरियर ऑफ रेंट की बात करता है, स्टैंडर्ड रेंट की बात करेगा, म्युनिसिपल वैल्यू, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चैप्टर छोटा सा है। नेक्स्ट थिंग इज बच्चे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं और मैसिव अमेंडमेंट्स आती हैं इस चैप्टर में। आपका जो पीजीपीपी का चैप्टर है बच्चे, मैसिव अमेंडमेंट्स आपको पीजीपीपी में ही देखने को मिलती है हर साल। तो नॉर्मल सी बात है बच्चे, जहां अमेंडमेंट ज्यादा, आईसीआई के क्वेश्चन सबसे ज्यादा वहीं से पूछे जाते हैं। आईसीआई वेदर इट इज आईसीआई, आईसीएसआई और सीडब्ल्यूए। तो पीजीपीपी के ऊपर हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आता है बच्चे कैपिटल गेन। अमेंडमेंट आती रहती है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोविजंस हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल गेन के भी आपसे, अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, पीजीपीपी के बच्चे आपसे मैसिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो आपको सैलरी से पूछे जाते हैं या पीजीपीपी से पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग या तो जॉब कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं। हाउस प्रॉपर्टी वाला तो कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा है होता नहीं है। तो पीजीपीपी में होता क्या बच्चे, पीजीपीपी में कोई भी बिजनेस कर रहा है, सर ऑडिट की लिमिट्स क्या है, ऐसी मतलब छोटी मोटी बातें पूछी जाएंगी शुरू में तो आपको। तो ये जो रेट्स वगैरह होते हैं ना, जो लिमिट्स वगैरह होती है, ये अच्छे से मगअप करके रखना कि हाँ ये चीजें हैं, अटकना मत कभी भी, ठीक है। जीएसटी के भी है, जीएसटी की चलो जब टीच करूंगा जब बताऊंगा। जीएसटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आजकल, तो जीएसटी बड़ा ट्रेंड में है यार। तो पीजीपीपी का बच्चे बहुत सारे प्रोविजंस हैं इसमें, कितनी कैश पेमेंट कर सकते हैं किसी पर्सन को, किसको कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते, इस तरह की बातें हैं। कौन सा एक्सपेंस अलाउड होता है, कौन सा डिसअलाउड होता है। अब जैसे डेप्रिसिएशन के ऊपर आपकी अमेंडमेंट आई हुई है, मैंने पहले भी शायद बताया हो अपनी किसी क्लास में। डेप्रिसिएशन का जो आपका पार्ट है सेक्शन 32, उसमें अमेंडमेंट आई है बच्चे इस साल, कि आप इस ड्यूरेशन के बीच में अगर कोई व्हीकल परचेज करते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन इतना नहीं, इससे ज़्यादा मिलेगा, इस तरह कोई है।
तो वो इम्पोर्टेंट है बच्चे, आपको एग्जाम में 101% उसके अंदर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे आता है बच्चे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मीन्स आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और आपने उसे सेल किया है, आपको प्रॉफिट या लॉस उस पर हुआ है, उसे बोलते हैं बच्चे कैपिटल गेन। बच्चे जब भी मैं बात करता हूँ प्रॉफिट्स की, तो इसका मतलब है नेगेटिव प्रॉफिट्स ऑल्सो, मतलब लॉस। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कैपिटल गेन की, तो बच्चे इसमें कैपिटल लॉस भी इंक्लूड होता है। उसके बाद बात आती है बच्चे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कोई भी इनकम अगर इन 4 हेड्स में कहीं भी टैक्सेबल नहीं हुई और वो रिवेन्यू इनकम है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बच्चे टैक्सेबल हो जाएगी। हर हेड्स के अपने कुछ रूल्स हैं, अपनी कुछ डिडक्शंस हैं, अपने कुछ प्रोविजंस हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चे सैलरीज। सैलरीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सैलरी में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम मिलेगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चे मिनिमम मिलता है। कई बार तो इसमें से 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, लेकिन 8 मार्क्स तो आप फॉर श्योर करके चलिए। और अगर मैं कहूँ कि कुछ बीच का लेके चलते हैं, तो 10 मार्क्स आप लेके चल सकते हैं कि ये 10 मार्क्स का आपका डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सैलरी कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है बच्चे, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है। सेक्शन भी देखोगे आप 3 ही सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन 15, डिडक्शंस के लिए 16 और अदर प्रोविजंस के लिए 17। कुछ सेक्शन 10 की भी हम बात करेंगे बीच बीच में, कुछ डिडक्शंस के लिए। तो मतलब ज़्यादा सेक्शंस कवर नहीं है। जो सेक्शंस का बेसिकली पार्ट रहता है वो पीजीबीपी में सबसे ज़्यादा रहता है, उसके बाद कैपिटल गेन में भी कुछ रहता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी कोई ज़्यादा सेक्शन की कवरेज नहीं है। बच्चे ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको जो सेक्शन दिख रहे हैं ना अभी, ये जो आपके सेक्शंस हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो बच्चे प्रॉब्लम है। आपको ये सारे सेक्शंस अच्छे से याद करने हैं। चलिए, लर्निंग आउटकम्स नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे इसको। उसके बाद आती है बच्चे परफॉर्मा फॉर कंप्यूटेशन इनकम अंडर द हेड सैलरीज। मैं एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ सो दैट कि हमें पता चले कि हमें चैप्टर में करना क्या क्या है। हाँ जी बच्चे, सैलरी आपकी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है सैलरी में। कैसे? सैलरी बेसिक सैलरी हो सकती है, डीए हो सकता है, हाउस रेंट हो सकता है। ऑल इन ऑल इन सबको मिला के ही हम सैलरी बोलते हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, बेसिक सैलरी होती है, आपने स्लैब सुने होंगे गवर्नमेंट जॉब्स में। अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई आपके कुछ बच्चों के पेरेंट्स हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, तो उनकी कभी सैलरी स्लिप देखना बच्चे, सबसे पहले लिखा होता है बेसिक सैलरी। उसमें कुछ स्लैब दिया होता है। पहले होता था 12,300 टू 34,000 समथिंग का होता था। अब ये स्लैब बढ़ चुका है, अब शायद 50,000 समथिंग का ये स्लैब है। तो ये स्लैब्स होते हैं, इसको बोलते हैं बेसिक सैलरी। आपकी ये बेसिक सैलरी है। उसके बाद बच्चे इसके अंदर डीए होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले आपकी थी बेसिक सैलरी, टैक्सेबल होती है। टैक्सेबल तो बच्चे सारी है, अनलेस अदरवाइज की वो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट नहीं कर दी गई है। सैलरी का एवरी कंपोनेंट आपके लिए टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद आता है बच्चे फीस और कमीशन। ये क्या होता है? कोई भी फीस कमीशन अगर आपको एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होता है। जैसे कि सपोज बैंकिंग में जो जॉब करते हैं, जो बैंक्स में जॉब करते हैं बच्चे, उनकी सैलरी होती है सपोज 10,000। उनकी सैलरी बच्चे बेसिक सैलरी बहुत कम होती है। जो सेल्स के स्टाफ होता है ना बैंक्स में, उनकी बेसिक सैलरी काफ़ी कम होती है। मैंने कहा ना 10,000, बस 10 to 15,000 की बेसिक सैलरी होती है। लेकिन वो जैसे जो प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, जैसे कई बार आपको कॉल्स आती है कि सर क्रेडिट कार्ड ले लो, सर पर्सनल लोन करवा लो, गाड़ी का लोन करवा लो, टर्म लोन करवा लो, ये लोन्स वगैरह सेल करते हैं उस आपको, तो वो उनके ऊपर एक अच्छी अमाउंट उनको मिलती है। जैसे कि मान लो, जैसे पर्सनल लोन का मैं आपको बताता हूँ, पीएल होता है। पीएल में सपोज 10 लाख का लोन करवा रहा है कोई एजेंट, आपका बैंक का पर्सन ही होता है वो, और आपको कहता है कि मैं आपको पर्सनल लोन सेल कर रहा हूँ, तो उसको मिनिमम इसका 1% तो मिलेगा ही मिलेगा 10 लाख का। तो 1% कितना हुआ? 10,000। 1% होता है बच्चे। कभी आप सोचो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है, नहीं, मिलता है उनको। अच्छा, क्रेडिट कार्ड होता है कि आप 10 क्रेडिट कार्ड सेल कीजिए, आपको 1,000 रुपीज़ पर क्रेडिट कार्ड देंगे। क्रेडिट कार्ड का आई डोंट नो कितना मिलता है, लेकिन लोन्स का मुझे पता है कि 1% तो मिनिमम होता है। 1% से ज़्यादा भी होता है, कई बार 2%, 3% तक भी होता है कुछ केसेज में। तो ये जो प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाती है, तभी तो चार्ज की जाती है क्योंकि उनको अपने एम्प्लॉयज़ को कमीशन देना होता है। तो बच्चे, ये जो कमीशन होता है ना, अगर एम्प्लॉयर को मिल रहा है
एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो ये टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरी। लेकिन कुछ डीएसए भी होते हैं, मैं आपको वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपसे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। डीएसए होते हैं बच्चे कुछ जो बैंक्स में बैंक के एम्प्लॉय नहीं होते लेकिन आउट ऑफ बैंक काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सभी बैंक्स का नॉलेज रखते हैं, लोन्स का नॉलेज रखते हैं। आप सपोज आपको लोन की रिक्वायरमेंट, आप किसी डीएसए से कॉन्टैक्ट करते हो कि सर मुझे लोन चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो आपको बता देंगे कि इस बैंक में ये रेट चल रहा है, इस बैंक में ये रेट चल रहा है। हल्का फुल्का वेरिएशन होता है सभी बैंक्स का। तो वो कहते हैं जैसे सर कि आईसीआईसी बैंक में है ना, आपको मिल जाएगा 12% पर पर्सनल लोन, और एचडीएफसी, जैसे अभी एचडीएफसी की स्कीम आई हुई है बच्चे कि 10.5% में आपको वो पर्सनल लोन दे रहे हैं। तो वो आपकी फाइल पुटअप करेंगे, बैंक क्या करेगा, लोन सैंक्शन करेगा। साथ के साथ जैसे ही ये लोन कंप्लीट हो जाता है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है और डिसबर्समेंट हो जाती है किसी पर्सन को, तो बैंक इस पर्सन को जिसने लोन करवाया, जिस एजेंट को, डीएसए को कुछ कमीशन देता है। ये शायद 2% का है अभी। तो ये 2% जो मिलता है, क्या डीएसए बैंक का एम्प्लॉय है? नहीं, वो बैंक का एम्प्लॉय नहीं है, वो एजेंट है। वो बहुत सारे बैंक्स के लिए काम कर रहा है। क्या वो सभी बैंक्स का एम्प्लॉय हम कह सकते हैं उसको? नहीं सर, वो एम्प्लॉय नहीं है, वो प्रोफेशनल है। वो एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है। वो बहुत सारे बैंक्स का डाटा रखता है अपने पास। वो इंश्योरेंस की पॉलिसीज भी सेल कर रहा है, वो लोन्स भी सेल कर रहा है, वो क्रेडिट कार्ड भी सेल कर रहा है, वो वेराइटी ऑफ सर्विसेज आपको दे रहा है। वो प्रोफेशनल है बच्चे, वो एम्प्लॉय नहीं है। तो उसको जो इनकम मिलेगी बैंक से, वो इनकम फ्रॉम इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। वो या तो पीजीपी या अदर सोर्सेज एज द केस में भी आपकी टैक्सेबल होगी। उसके बाद आती है बच्चे बात बोनस की। बोनस तो आपको पता होगा, आपको खुद को मिलता होगा। आप जैसे अच्छा काम करते हो, दिवाली पर क्या करता है आपका बॉस, आपको बोनस देता है बहुत सारा। आपकी जैसे स्टाइफंड होता है, स्टाइफंड कितना होता है बच्चे, 5 to 10,000 आई थिंक होता है पर मंथ का, अकॉर्डिंग टू द सिटी। और बोनस आपको मिलता है, दिवाली का बोनस मिलता है, क्लोजिंग बोनस मिलता है, ऑडिट क्लोजर होता है, जैसे कि लास्ट डेट ऑफ ऑडिट होती है, उस दिन आप जी जान से मेहनत करते हो और नेक्स्ट डे जाते हो तो आपका बॉस आपको कुछ बोनस देता होगा ना। तो बोनस होता है बच्चे। अगर जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हो, अगर वो कंपनी अपना टारगेट अचीव कर लेती है तो बच्चे आपको बोनस मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। आपके ऑफिस में हो सकता है आपका बॉस आपको ना दे, क्योंकि आपका बॉस लालची होता है। अलाउंसेज क्या होता है बच्चे? अलाउंसेज होता है अपार्ट फ्रॉम सैलरी कुछ एक्स्ट्रा आपको पैसा मिल रहा है। अलाउंसेज देखिए, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, हमें थ्योरेटिकल तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हमें नॉलेज चाहिए बच्चे प्रैक्टिकल की, इनका ट्रीटमेंट क्या करना है। सो थ्योरेटिकल में ज़्यादा जाना ही मत, मैं भी नहीं चाहूँगा। डियरनेस अलाउंस मैंने बताया था। महंगाई भत्ता, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उनको पता भी होगा। महंगाई भत्ता मतलब डियरनेस अलाउंस का मतलब क्या बच्चे? देखिए, आप रहते हैं हिसार में। हिसार एक, जैसे मेरी सिटी है बच्चे, हरियाणा में एक छोटा सा शहर है, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, हल्का फुल्का मतलब काम चल जाता है। जैसे आप, मैं कहूँ कि हिसार में मुझे एक रेंट पे हाउस लेना है, 2 BHK हिसार में, अच्छी लोकेलिटी में, सेक्टर में, 10 to 12,000 का उसका पर मंथ रेंट होता है। लेकिन आप दिल्ली में चले जाओ, अच्छी लोकेलिटी में 2 BHK, आई थिंक कि आपको 25,000 से कम नहीं मिलेगा। तो बच्चे महंगाई कहाँ पर? दिल्ली में। हिसार में कोई महंगाई है नहीं, हिसार में कोई मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है जो दिल्ली में है। दिल्ली में डबल रेट में मिलेगा आपको, तो वहाँ पर आपको महंगाई भत्ता देना पड़ेगा। तो नॉर्मली डियरनेस अलाउंस सिटी के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किए जाते हैं। तो ये डियरनेस अलाउंस भी आपका टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरी। उसके बाद आता है बच्चे हाउस इन रेंट अलाउंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे ये हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है, आप किराए के घर में रहो, आप अपनी जॉब के लिए किसी के पास जाते हो, जैसे जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया वहाँ से लोग मतलब पर्सन आके काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम उन्हें HRA देते हैं, हाउस रेंट अलाउंस देते हैं। सपोज 5,000 पर मंथ, हम इतना ही देते हैं, 5,000 पर मंथ। ये इतना ही होता है लगभग सभी कंपनीज में, कोई 50,000 नहीं देगा। HRA आपका 5, 7 मैक्सिमम 10,000 के लगभग आपका ये HRA होता है। तो ये 5,000 पर मंथ मिलता है। इससे क्या करता है, पर्सन अपना जो रेंट है वो पे करता है, ये इसके लिए दिया जाता है। लेकिन ये फुल्ली टैक्सेबल नहीं होता, इसमें कुछ अमाउंट आपकी एग्जेम्प्ट होती है। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। आपको याद करना है ये वाला सेक्शन, ये आपको याद होना चाहिए। जब भी HRA की बात आएगी,
हम बिल्कुल इस सेक्शन की रेफरेंस करेंगे। हम बताएंगे कि HRA रिसीव्ड लेस एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। तो ये सेक्शन बच्चे आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। ये इसके प्रोविजंस क्या हैं, ये हम जब चैप्टर आएगा तभी बात करेंगे, जब इसका पॉइंट नंबर आएगा तब बात करेंगे। उसके बाद आती है बच्चे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जाता है एम्प्लॉय को। ये बच्चे होता है 100 रुपीज़ पर मंथ, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रंस के लिए 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिलता है ये मैक्सिमम। उसके बाद होता है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ये होता है 300 पर मंथ, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इस तरह से बच्चे देखिए, मैं अगर लिस्ट पढ़ूंगा तो देखिए बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मैं बता दूं आपको, ये बहुत सारे अलाउंसेज हैं इस तरह के, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, हाई हिल एरिया अलाउंस, किसी का भी नाम ले लो यार, जैसे ड्रेस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, इस तरह की अलाउंसेज भी होते हैं, आपको भी पढ़ने को मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आती है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स का मतलब क्या बच्चे, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। आपको पैसा मिल गया तो आपके लिए क्या है, अलाउंस है। आपको पैसा नहीं मिला, आपको फैसिलिटी दे दी गई, तो वो क्या होती है बच्चे, वो होती है परक्विजिट। अब ये कैसे होती है, परक्विजिट का मतलब क्या बच्चे, आपको कार दे दी गई, एम्प्लॉयर ने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो राहुल, लो ये गाड़ी पकड़ो मेरी मर्सिडीज, आज से तुम इस मर्सिडीज में ऑफिस से घर पे आना। आपका बॉस आपको कहता होगा कई बार, ये लो मेरी BMW से आओ जाओ ऑफिस से घर, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको मेट्रो नहीं पकड़नी पड़ेगी, आपको लोकल RTV वगैरह पकड़नी नहीं पड़ेगी, आप टाइम से आओ और टाइम से जाओ। तो आपको आपका बॉस गाड़ी दे सकता है। वो कहता है कि देखो आप यहाँ से ऑडिट करके जाते हो, थक जाते हो, घर पे जाते हो अपने, तो काम वाम आप नहीं कर सकते। अब देखो मम्मी तो आएगी नहीं, अब सभी बच्चों के पास मम्मी नहीं होती, जो स्टडी के लिए बेचारे बहुत सारे, कोई PG में रहता है, कोई रूम लेके रहता है, कोई फ्लैट लेके रहता है। तो ऑब्वियस है कि हमारी शादी भी नहीं हुई होती और हमारे पास मम्मी भी नहीं होती, तो बच्चे काम कौन करेगा। तो 2 तरीके बच्चे, या तो हम बाजार का वो बासी खाना खाएं, या फिर काम हम खुद करें, हम खुद खाना पकाएं और खाएं। अब बच्चे ऑडिट करके रात के 12 बजे हम घर पे आ रहे हैं, क्या हमारी इतनी हिम्मत होती है कि हम खाना बना के खा लें। अब फिर से 2 ऑप्शन है, या तो भूखे सो जाओ, या मतलब वही बासी वाला खाओ, या खुद बना के खाओ। तो एम्प्लॉयर ने देखा यार बच्चे परेशान हो रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है आपको परेशानी होती है, मैं आपको मेड की फैसिलिटी दे देता हूँ, कुक दे देता हूँ एक, ये आपके लिए खाना बना देगी, सुबह आपको खाना खिला के भेज देगी मम्मी की तरह, और शाम को जब आप घर जाओगे तब भी आपको खाना खिला दिया जाएगा। ऑफिस वाला खाना आपको ऑफिस में मिल जाता है, या फिर आपको वो पैक करके दे देगी। तो बच्चे कुक क्या है, फैसिलिटी है। तो ये फैसिलिटी होती है बच्चे परक्विजिट। तो ये परक्विजिट बहुत तरह की हो सकती है, हम इन्हें मतलब कोई लिमिट नहीं दे सकते कि फैसिलिटीज आपकी यही होगी। मतलब कोई, हम ये नहीं कह सकते कि कार की फैसिलिटी, मेड, कुक, अरे कुछ भी हो सकती है यार फैसिलिटी, हम सोच ही नहीं सकते, इतनी सारी फैसिलिटीज हो सकती है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक फैसिलिटीज पर आपको एग्जेम्पशन मिलती है, कुछ डिडक्शंस मिलती है, वो सब हम देखेंगे। जैसे सबसे पहली है वैल्यूएशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन। देखो 2 चीज होती है, या तो आपको HRA मिलेगा या रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलेगी। आपको हो सकता है कि रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दे भैया आप, मैं जैसे मैं हूँ हरियाणा का बच्चा हूँ, मैं जाता हूँ दिल्ली जॉब करने के लिए, आर्टिकलशिप, ठीक है, मान लो मेरी बात करता हूँ, मैं CA मान लो जब नहीं था तो मैं दिल्ली गया सपोज आर्टिकलशिप करने के लिए। मेरा बॉस कहता है यार आप इतनी दूर से आए हो, चलो मैं आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दे देता हूँ, ठीक है। मैं रहा हूँ बच्चे रेंट फ्री एकोमोडेशन में, हालांकि वो टैक्सेबल नहीं थी मेरे लिए, लेकिन मैं रेंट फ्री एकोमोडेशन में भी रहा हूँ, मेरे बॉस ने ही मुझे दी थी, प्रोवाइड करवाई थी, लेकिन वो मुझे स्टाइपेंड नहीं देता था। तो बात तो एक ही हो जाती है। तो बच्चे होता क्या है, रेंट फ्री एकोमोडेशन जब आप जॉब लग जाएंगे, अपनी CA बन जाएंगे, एक अच्छी जॉब करेंगे, तो कई बार कंपनी क्या करती है, आपको उन कंपनी ने स्टाफ क्वार्टर्स बना रखे होते हैं, तो आपको वहाँ पर एक एकोमोडेशन दे दी जाती है कि आप यहाँ रहिए। या फिर कंपनी ने हो सकता है किसी और बंदे से टाई अप कर रखा हो कि हमारा जो स्टाफ होगा हम आपके पास भेजेंगे। हमारी कंपनी का भी टाई अप था, हमारी कंपनी ने किसी एक बिल्डिंग वाले से टाई अप कर रखा था। वो बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसके अंदर लगभग 16-17 रूम्स थे, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी यार वो। तो 16-17 रूम्स के लिए, अब जैसे हमारे पास जो स्टाफ होता है नॉर्मली वो सिंगल ही आता है हमारे पास, तो उसको सिंगल ही रहना होता है, तो हम एक पर्सन को एक रूम अलॉट कर देते थे उस बिल्डिंग में। तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग हमारी ऑक्यूपाई रहती थी। तो अब वो है स्टाफ के लिए क्या है बच्चे,
स्टाफ के लिए है वो रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, उसके वैल्यूएशन रूल्स क्या होंगे, वो सारे इन सब में दिए हुए हैं। इसमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम वैल्यू करते हैं। उसके बाद आती है बच्चे मोटर कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपकी मोटर कार की जो प्रीरेक्विजिट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली इससे पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आती है जैसे स्वीपर है, आपको स्वीपर दे दिया, गार्डनर दे दिया, वॉचमैन दे दिया, पर्सनल अटेंडेंट दे दिया। हो सकता है आपका बॉस आपको कहे कि यार आपका काम तो बहुत बढ़ गया है, चलो मैं आपको एक पर्सनल असिस्टेंट कोई सेक्रेटरी वगैरह दे देता हूँ, वो आपके काम में हेल्प करेगी। ठीक है, ऐसा भी होता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर दिन में सपने दिखा रहे हो। मिलता है बच्चे, जब आप सीए बन जाओगे ये सब चीजें मिलती है आपको। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाइड ऑफ एम्प्लॉयर फॉर हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ द एम्प्लॉय, इस तरह की फैसिलिटीज भी मिल जाती है। गैस मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। अब जो जेएसपीएल में काम करता है पावर कंपनी में, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी खरीद के लेके आता होगा, या जो इलेक्ट्रिसिटी वो यूज कर रहा है कंपनी की, क्या उसके लिए पेमेंट करता होगा? मुझे तो नहीं लगता करता होगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मिलती है स्टाफ को क्वार्टर्स में तो मिलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर की आपको फैसिलिटी दे दी गई है, गैस की फैसिलिटी दे दी गई है, तो ये सब चीजें आपकी प्रीरेक्विजिट है। उसके बाद आता है कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज टू एनी मेंबर ऑफ द एम्प्लॉयज हाउस होल्ड। तो ये भी एक फैसिलिटी है कि आपके बच्चे को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। उसके बाद आता है इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया, गिफ्ट्स, वाउचर्स, मूवेबल एसेट्स, कार नहीं, कार का तो आ चुका, कार के अलावा मूवेबल एसेट्स बहुत सारी हो सकती है। लैपटॉप दे दिया आपको, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम दे दी, कैमरा दे दिया, फ्रिज दे दिया। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, कोई आपको मूवेबल एसेट ट्रांसफर ही कर दी, आपको ही दे दी। कोई कैमरा था कंपनी के पास, कंपनी कहती है हमने 2-3 साल यूज कर लिया, अब आप रखो इसको। तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए कंपनीज उनको कुछ ना कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स देती रहती है, तो उनकी बात कर रहे हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन, कंपनी कहती है कि राहुल आपने बहुत ऑडिट कर चुके हो, आप थक गए होंगे, आपका दिमाग थक गया होगा, ये लो दुबई की टिकट्स, जाओ 1 हफ्ता दुबई घुमाओ। ठीक है, कुछ बच्चों को दुबई, कुछ को बैंकॉक, कुछ को कहीं, कुछ को चाइना, कुछ को मतलब अलग अलग जगह पे आप का बॉस आपको भेजता होगा। ठीक है, तो उसके अंदर भी कुछ कंसेशंस होते हैं, कुछ एग्जेम्पशंस होती हैं, वो सारी बातें हम पढ़ लेंगे। उसके बाद आती है बच्चे ग्रेचुटी, इंपॉर्टेंट। जो ये मैं इंपॉर्टेंट लगाता जा रहा हूँ ना निशान, अच्छे से पढ़ लेना इनको, एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में से आना है आपके। ग्रेचुटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई होता है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं होता है, तो किसमें कितनी लिमिट्स हैं, वो सब चीजें हम इसमें पढ़ते रहेंगे। फिर आती है पेंशन की बातें, कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड क्या होता है, इनकम्यूटेड क्या होता है, लीव एनकैशमेंट, मतलब आपको छुट्टियां जो आपको मिलती है आप इनको एनकैश करवा सकते हो। मेरी कंपनी में भी एक रूल है, हमारी कंपनी में खैर थोड़ा सा हल्का है ये रूल। हल्का कैसे बच्चे, देखो नॉर्मली क्या होता है, आपको एक मंथ में 2 छुट्टियां दी जाती है, 2 लीव्स ऐसी हैं, आप ले लोगे तो अच्छी बात है, छुट्टियां आपकी सैलरी नहीं कटेगी, आप नहीं लोगे तो ये लैप्स हो जाएगी। अलग अलग कंपनीज में छुट्टियों के अलग अलग रूल्स होते हैं बच्चे, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता ये, मैं मेरी कंपनी का बता रहा हूँ। 2 लीव्स आपको मिलेंगी, आप लोगे तो अच्छी बात है, नहीं लोगे, आप लोगे तो सैलरी नहीं कटेगी, नहीं लोगे तो भी कोई बात नहीं, आपको कोई इसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। उसके बाद होती है बच्चे हमारे पास 2 पेड लीव्स। अब पेड लीव्स क्या होती है, पेड लीव्स का मतलब होता है अगर आपने ये 2 छुट्टियां ले ली, मतलब 2 ये ले ली और 2 ये ले ली, तो आपकी कोई सैलरी का डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये वाली 2 छुट्टियां नहीं ली, ये 2 पेड लीव्स आपने नहीं ली, तो एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर एट द एंड ऑफ सर्विस आपको इसके लिए पेमेंट मिल जाएगी। तो ये होता है बच्चे पेड लीव्स का फंडा। आपको मतलब इसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट, आप अपनी लीव्स को एनकैश करवा सकते हो। मतलब ये किस लिए होता है, ये मोटिवेट करने के लिए होता है। अभी एक एम्प्लॉय तो डेली आ रहा है और एक एम्प्लॉय छुट्टियां मार रहा है हर महीने 4, तो पेमेंट उसको मिलनी चाहिए ना जो रेगुलर बेस पे आके आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये उसके लिए होता है बच्चे। एक वीआरएस स्कीम होती है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। तो कोई वॉलंटरली अगर कंपनी से रिटायर होता है तो उसके लिए कंपनियां उसे कुछ कंपनसेट करती हैं। आज के सिनेरियो में बच्चे कोरोना जो इरा है हमारी, मतलब
इस तरह की प्रॉब्लम शायद हम ही हैं जिन्होंने देखी हो। इससे पहले 100 ईयर्स से पहले कहते थे कि 1920 में इस तरह की प्रॉब्लम आई थी, प्लेग फैला था इंडिया में, तो इस तरह का मतलब सीन क्रिएट हुआ था। लेकिन मतलब जो 1920 वाला तो अभी कोई जीवित है नहीं, मतलब 100 साल से ऊपर। तो सुनने में आता है बच्चे कि इस तरह की जो सिचुएशन थी ना कि हम अपने घरों में बंद हुए हैं, इस तरह की सिचुएशन तो आज तक कभी आई नहीं। तो अब कंपनीज के पास बच्चे इनकम नहीं है इतनी कि वो अपने मतलब जो स्टाफ है उसको पेमेंट कर सके। मेरे एरिया में एक कंपनी है बच्चे बहुत बड़ी, जिंदल, JSL हिसार में, आप चाहे उसको सर्च कर लेना यूट्यूब सॉरी उस पर गूगल पर। JSL का फंडा क्या है बच्चे, JSL में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो पॉलिटिकल लोग हैं, तो मतलब कई बार नीड नहीं होती कंपनी में, ऐसे बंदों को भी रख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं यार, किसी का भला हो जाए, इस तरह की वो कंपनी चलती है। अब कंपनी में क्या हुआ बच्चे कि बहुत सारे मैनेजर लेवल के बंदे बन चुके हैं। कोई बंदा अगर अपॉइंट हुआ है तो वो धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू एज करते 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 वो बन चुका था अब AGM, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। बहुत सारे, मतलब नॉट ओनली वन, सुनने में आया कि वहाँ पर 100 AGM थे, असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स 100 के करीब। आई डोंट नो कि वो कितने थे एक्चुअल में, 100 नहीं तो 80 होंगे, 90 होंगे, बट सुनने में आता था कि 100 AGM थे उस कंपनी में। अभी मार्च की बात कर रहा हूँ। और उन जनरल मैनेजर का कोई खास काम नहीं है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा उनका काम नहीं है। तो क्या हुआ बच्चे, कंपनी ने उन सबको रिटायरमेंट दे दी, उनको कंपनी ने उनको छुट्टी कर दिया। कहता जी आप चाहिए आपकी ये वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन लीजिए, जो कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, और कंपनी ने उन सभी की छुट्टी कर दी। उनकी सैलरी थी बच्चे कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ। तो वो कोई CA नहीं थे, वो कोई प्रोफेशनल्स नहीं थे, बस वो कभी जॉब लगे कंपनी में और फॉर द टाइम वो उनकी सैलरी इंक्रीज होते होते आज वो एक अच्छी पोस्ट पे भी आ गए और एक अच्छी सैलरी भी वो ड्रॉ कर रहे थे कंपनी से। तो कंपनी को क्या करना था, कंपनी को अपने एक्सपेंसेस को डाउन लेके आना है। हर कंपनी कर रही है बच्चे, रिट्रेंचमेंट हो रही है हर कंपनी में। अगर आप कंपनी के लिए प्रोडक्टिव नहीं है तो कंपनी आपको टाटा बाय बाय बोल रही है। CH का भी है, बहुत सारे CH होते हैं, मतलब क्या बोलूँ उनको मैं, जो काम नहीं करना चाहते, कामचोर टाइप के बहुत सारे CH होते हैं। तो कंपनी ऐसे बंदों को जो कि बहानेबाजी करते हैं, बेवजह छुट्टियां लेते रहते हैं, अनप्रोडक्टिव है कंपनी के लिए या फिर किसी तरह से कंपनी के लिए सही नहीं है, कंपनी ने उन सबको टाटा बाय बाय बोला। तो कंपनी ने इन 100 AGMs को भी टाटा बाय बोल दिया, मतलब जो इनमें से प्रोडक्टिव थे, कुछ अच्छे थे, उनको रखा, बाकी सबको कहा चाहिए सर। अब वो AGMs थे, उनकी सैलरी थी 1.5-2 लाख रुपए, और बाहर कंपनी के उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बच्चे VRS उनको दिया जाता है जिनको इस तरह से टाटा बाय बाय बोल दिया जाता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। वैसे इसमें थोड़ा सा चेंज ये होता है कि कोई बंदा अपनी इच्छा से अगर रिटायरमेंट ले लेता है ना तो उसको कंपनसेशन मिलता है। वॉलंटरी कंपनी कहती है कि देखो आप कंपनी छोड़ दो, हम आपको इतना कंपनसेशन दे देंगे, तो वो तब वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब यहाँ पर तो थोड़ा सा और भी इशू था, मतलब मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वहाँ पे VRS नो डाउट हुआ था, लेकिन उनको बोला गया था कि या तो VRS ले लो वरना हम निकाल देंगे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों बेइज्जती करवाई यार, VRS लेके निकलो यहाँ से। उसके बाद आता है बच्चे रिट्रेंचमेंट। अगर VRS ना ले तो रिट्रेंचमेंट हो जाती है। प्राइवेट कंपनीज होती है बच्चे, 2 मिनट में टर्मिनेशन दे देती है। कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ठीक है हम आपको 3 मंथ्स का नोटिस देंगे या 6 मंथ का नोटिस देंगे या 2 मंथ्स का नोटिस देंगे। कंपनी उतना टाइम का नोटिस सर्व करती है, सर हमें आपकी सर्विस की जरूरत नहीं है, टाटा बाय बाय, आप निकलिए। तो इस तरह से भी हो जाता है, रिट्रेंचमेंट भी हो जाती है। और हो सकता है कंपनी रिट्रेंचमेंट करने के लिए कोई कंपनसेशन भी दे दे। सपोज कि कंपनी आपको कोई नोटिस नहीं दे रही, कंपनी कहती है देखिए जी हम आपको और नहीं रख सकते, तो कंपनी कहती है जाइए आप यहाँ से। तो कंपनी को रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देना होता है। इन सबको मिला के बच्चे हमारी आती है ग्रोथ सैलरी। ग्रोथ सैलरी में से आपको सेक्शन 16 की डिडक्शन मिलती है। सेक्शन 16 में आपको डिडक्शन मिलती है, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है बच्चे 50,000 की, ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना इसको। ये पहले कम होती थी, अब ये लास्ट ईयर शायद ये 40 थी, अब 50 हो चुकी है, तो ये 50 आपको याद रखनी है। सेक्शन 16 IA, क्लोज IA, तो ये आपको सेक्शन भी याद रखना है, 50,000 की लिमिट भी याद रखनी है। इसको भूल मत जाना बच्चे। कई बार क्या होता है बच्चे इस लिमिट को भूल जाते हैं या फिर इस डिडक्शन को देना ही भूल जाते हैं, इसको अलाउ करना ही भूल जाते हैं, तो आपका आंसर कुछ और होगा। MCQs में भी इसका यूज हो सकता है बच्चे, कभी ना कभी आपको 2-4 बातें बताएं और पूछे कि आपकी बताइए कि इनकम अंडर हेड सैलरी क्या है, तो हो सकता है आप इसको याद
ना कर पाए, रिकॉल ना कर पाए, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चे। उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस की भी कुछ छोटी मोटी लिमिट्स है, कुछ ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। और प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 16(3). तो ये 3 आपको डिडक्शंस मिलती है यहाँ पर सेक्शन 16 में, तीनों ही आप याद रखेंगे। इसके बाद आती है आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी। कार की डिटेल्स दी हुई है बच्चे, हम कार की डिटेल अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में जब ये आएगा उस टाइम हम इसको पढ़ेंगे। अब बात आती है बच्चे डिटेल्स। अब हम बात करेंगे पूरी डिटेल से। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप इनकम को चार्जेबल करना चाहते हैं अंडर द हेड सैलरी, देन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, आप उस इनकम को इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल नहीं कर सकते। मैंने ये बात अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई भी दी है, तो ये आप पढ़ सकते हो खुद। अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कहते हैं माधुरी दीक्षित एक एक्ट्रेस है, किसमें? चोपड़ा फिल्म से, यशराज चोपड़ा फिल्म में एक एक्ट्रेस है। यशराज चोपड़ा उसको 5 लाख रुपीज पर मंथ की पेमेंट कर रहे हैं। कहते हैं जी आप हमारी कंपनी में काम कीजिए, हम आपको 5 लाख रुपीज देंगे, हम आपको वेरियस सीरियल्स, फिल्म्स, मूवीज, वेब सीरीज वगैरह में आपसे काम करवाएंगे और आपको 5 लाख रुपीज पर मंथ आपको पेमेंट करते रहेंगे। तो बच्चे, क्या माधुरी दीक्षित की वो इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी? डेफिनेटली होगी बच्चे, क्योंकि यशराज चोपड़ा के साथ, यशराज फिल्म के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपकी कंपनी में काम करूंगी और आपसे पेमेंट लूंगी, एक फिक्स पेमेंट ले रही है वो। तो बच्चे, ये है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। लेकिन माधुरी दीक्षित मना कर देती है, कहती नहीं, मैं आपके पास काम नहीं करूंगी। हाँ, आपको किसी मूवी में काम करवाना है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं पेमेंट लूंगी, अपनी फीस लूंगी और आपकी मूवी में काम करूंगी। तो बच्चे, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब सपोज यार, मैं एक दूर नहीं जाता, अपने सीएज की बात करता हूँ। आपका जो प्रैक्टिस जो आपका सीए है, एम्प्लॉयर है, ऑडिट करता है, तो क्या जिस कंपनी का वो ऑडिट करता है, क्या वो उसका एम्प्लॉय बन जाता है? नहीं, वो उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बनता। वो एक प्रोफेशनल वर्क है बच्चे, उसके पास आया, उसने किया, फीस ली जेब में और किसी और का काम करेगा। इसी तरह से एक्ट्रेस है बच्चे, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए फुल टाइम काम कर रही है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन अगर वो वेरियस कंपनीज के लिए काम कर रही है ऑन वर्क टू वर्क बेसिस की, ठीक है, इस फिल्म की इतनी पेमेंट, इस फिल्म की इतनी पेमेंट, तो वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता। यही बातें इसमें लिखी हुई है। इसमें बस माधुरी दीक्षित की ना सुजाता नाम लिखा हुआ है। ये भी कोई हीरोइन है क्या, सुजाता? चोपड़ा तो फिल्म से हैं। हाँ जी, डायरेक्टर्स की मैंने आपको बात बता चुका हूँ। डायरेक्टर 2 तरह के होते हैं, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको याद क्या रखना है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते। पार्टनर्स का भी मैं आपको बात बता चुका हूँ कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को जो सैलरी पेमेंट करती है वो सैलरी नहीं मानी जाती, वो बिजनेस इनकम मानी जाती है। फुल टाइम पार्ट टाइम का कोई इशू नहीं है सर, आप फुल टाइम काम करें या पार्ट टाइम काम करें, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो फुल टाइम पार्ट टाइम मैटर नहीं करेगा। आप हो सकता है एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के पास भी काम कर सकते हो, प्रोफेशनल वर्क नहीं है, लेकिन आप पार्ट टाइम तो कर सकते हो ना। आप कह सकते हो कि मैं सुबह 9 to 12 इस बंदे के पास काम करूंगा, उसका काम इतना है। उसके बाद आप कहते हो कि मैं 1 o'clock टू इवनिंग 8 o'clock किसी और पर्सन के पास काम करूंगा, तो दोनों के पास एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप तो बने रहे ना। तो पार्ट टाइम और फुल टाइम का कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको फुल टाइम ही काम करना पड़ेगा, पार्ट टाइम भी हो सकता है, 2 पर्सन के पास भी आप फुल पार्ट टाइम काम कर सकते हो। उसके बाद आता है फोरगोइंग ऑफ सैलरी। सैलरी को छोड़ देना मतलब क्या है कि सैलरी अगर एक बार एक्रू होगी ना बच्चे, वो टैक्सेबल होती है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी ये सैलरी आप डोनेट कर दो कंपनी को और आपको वो टैक्सेबल, आपके लिए टैक्सेबल ही ना हो, ऐसा नहीं होगा। फोरगोइंग का मतलब होता है आपने इनकम अर्न करके उसको छोड़ दिया। एक बार पढ़ लो, once salary accrues the subsequent waiver by the employee does not absolve him from liability to income tax. Such waiver is only an application and hence chargeable to tax. ये बात हमने एप्लीकेशन ऑफ इनकम के बारे में बात की थी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिंपल सा, ये पढ़ लेना इसको।
सरेंडर ऑफ सैलरी, एक रूल्स है बच्चे, वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरीज एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961। अगर आप सरेंडर कर देते हो सैलरी को तो वो आपके पास टैक्सेबल नहीं होती। इनकम एक्रू हो चुकी है, उसके बाद आप कहते हो कि सर मुझे सैलरी नहीं चाहिए, तो वो होती है बच्चे एप्लीकेशन ऑफ इनकम, आपके लिए टैक्सेबल रहेगी। सैलरी पेड टैक्स फ्री, अब ये क्या चीज हो गया भाई, सैलरी पेड टैक्स फ्री। आपके एम्प्लॉयर आप कहते हैं कि देखो मैं जो भी सैलरी आपको पे करूंगा वो टैक्स फ्री होगी आपके लिए। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा मान लेगा क्या? वो दोनों को मुर्गा बना देगा, आपको भी और आपके एम्प्लॉयर को भी, कि तुम आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिपार्टमेंट का पैसा खा रहे हो तुम। तो बच्चे सैलरी पेड टैक्स फ्री का क्या लॉजिक होता है? देखिए, आपको कोई सैलरी मिलती है आपके एम्प्लॉयर से, सपोज 10 लाख रुपीज पर एनम। अब 10 लाख रुपीज के ऊपर जितना भी टैक्स बनता है, 10 लाख के ऊपर कितना बन जाएगा, 1, और मैं एक बार वैसे ही रेंडमली लिख रहा हूं, ठीक है, 1,12,500। ये 1,12,500 भी आपका एम्प्लॉयर पे कर देता है आपके ब्याह पे, कि ये टैक्स भी मैं आपका पे कर रहा हूं। तो अब बच्चे क्या करना होगा? क्या आपके लिए अब आपकी इनकम टैक्स फ्री हो चुकी है? नहीं, आपके लिए वो 10 लाख तो टैक्सेबल थे ही थे आपकी सैलरी के, प्लस आपके एम्प्लॉयर ने जो ये 1,12,500 की पेमेंट की है ये भी आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। आप इस टोटल पे इनकम टैक्स कैलकुलेट कीजिए। हाँ, जो टीडीएस आपका एम्प्लॉयर ने पे कर दिया अपनी पॉकेट से, आप उसकी डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन आपको टैक्स की असेसमेंट इसी तरह से करनी पड़ेगी, ये प्लस ये, इस तरह से आएगा। इस पे भी क्वेश्चंस हमारे टाइम में होता था, आपके टाइम में भी जरूर मिलेगा। अब मैं देख लूंगा इसको साथ साथ में। प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी, प्लेस ऑफ एक्रूवल मतलब सैलरी एक्रू कहां होगी, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। सैलरी अर्न इन इंडिया इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया इवन इफ इट इज पेड आउटसाइड इंडिया और इट इज पेड और पेबल आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कम्स टू एन एंड। एक बार फिर से देखो, अर्न इन इंडिया, इंडिया में आपने अर्न की है, अगर आपने इंडिया में अर्न की है तो वो मानी जाएगी वो इंडिया से ही अराइज हुई है, एक्रू हुई है, अराइज हुई है। कैसे? एक कंपनी है बच्चे, वो अपने किसी एम्प्लॉय को आउट ऑफ इंडिया भेज देती है, कहती है कि आप बाहर जाके काम कीजिए। अब वो बंदा, वो पर्सन, वो एम्प्लॉय किसी दूसरे देश में जाके काम कर रहा है, अपनी सर्विसेज भी वही रेंडर कर रहे हैं, उसको आप उसकी सैलरी भी वही मिल रही है, और फॉर एनी रीजन वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है, तो भी बच्चे सैलरी उसको कहाँ से मिल रही है? इंडिया से मिल रही है ना, तो इंडिया में एक्रू मानी जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी वो सैलरी। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ इसी तरह का, ये आप पढ़ सकते हो, इजी सा पार्ट है, हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है बच्चे बेसिक ऑफ चार्ज।